हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन जो कि अब हमारा चलेगा आधुनिक भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पीछे दो पार्ट में आपको दिखाया था कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो अबाउट 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके स्पेशल हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद से यानी कि हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके आज़ादी तक के, ये सभी क्वेश्चंस मेनली क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में भी इस पार्ट से क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आपको कवर अप करना चाहिए राजीव बहिर की स्पेक्ट्रम की बुक। फ्रेंड्स, तो इसलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके अगर चाहते हैं कि समरी फॉर्म में देखें तो हम आपके लिए समरी फॉर्म में लेकर आ रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी कम समय में पार्ट 1 है आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे मुगल उत्तराधिकारी के बारे में, फिर इसके बाद शिवाजी। इस तरह से सभी के पार्ट वाइज हमने करके आपके लिए बनाया है कि एक एक पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग देखेंगे मुगल उत्तराधिकारी और साथ में साथ जानेंगे कि इसके कंक्लूजन कहाँ तक पहुंचे, किस तरह से पतन हुआ इनका, क्या कारण थे इनके पतन होने के, और उनके मुगल पतन के बाद कौन कौन किस फॉर्म में है। इन सभी की विस्तृत जानकारी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें पहला जो हमारा कहता है कि मुगल उत्तराधिकारी। राइट फ्रेंड्स, कहते हैं मुगल उत्तराधिकारी। पहले हम लोग देखना है इसके बारे में। राइट, मुगल उत्तराधिकारी अर्थात कि मुगल के उत्तराधिकारी कौन बने, तो इसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो यह कहाँ शुरू होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होती है। औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य की पतन की नींव डाली, अर्थात कि औरंगजेब की मृत्यु हुई और आपका क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की पतन की नींव भी पड़ गई साथ ही साथ, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उनके 3 पुत्र थे। ठीक है, और 3 पुत्र में कौन थे, मुअज्जम, ठीक है, अर्जम और कम्बक्स। राइट फ्रेंड्स, 3 पुत्र थे उनके, मुअज्जम, अर्जम और कम्बक्स। ठीक है, उनके बीच में काफी समय तक उत्तराधिकारी का युद्ध चला। उत्तराधिकारी का युद्ध चलना लाजमी सी बात थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने 3 बेटे थे और तीनों बेटों को अलग अलग क्षेत्र का गवर्नर उसे जनरल बना दिया था। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब आप 3 को 3 अलग अलग राज्य का अधिकार देंगे, उस कंडीशन में तीनों अपने राज्य विस्तार करना चाहेगा। अब उस कंडीशन में राज्य विस्तार के चक्कर में आपसी टकराव तो बनती है। इस वजह से उन लोगों में, उन तीनों भाइयों के बीच में काफी ज्यादा टकराव उत्पन्न हुआ। तो कहा जाता है ऐसा, औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों की प्रशासनिक उद्देश्य को अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया। भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बना दिया, लेकिन बनाने के जितना प्लस पॉइंट था उतना नेगेटिव पॉइंट भी तो है। जैसे मुअज्जम जो काबुल था, ठीक है, मुअज्जम को काबुल दे दिया गया, मुअज्जम को काबुल का क्षेत्र दिया गया, और जो आजम थे उनको गुजरात दे दिया गया। ये भी याद रखिएगा, मुअज्जम को काबुल और आजम को गुजरात और कम्बक्स को बीजापुर का गवर्नर बना दिया गया। राइट फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे, मुअज्जम को काबुल, आजम को गुजरात और कम्बक्स को बीजापुर का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, इसी कारण इन तीनों के मध्य में क्या हो गया, सदैव एक दूसरे के उत्तराधिकारी को लेकर अपनी जो आपसी मतभेद की भावना थी वो उत्पन्न हो गई। बात समझ आया डिफरेंस, अर्थात कि 3 अलग अलग राज्य में जब होगा तो जरूरी, बिल्कुल सही बात है कि वो तीनों अपने अपने राज्य का विस्तार करना चाहेंगे, और अपने राज्य के विस्तार के क्रम में ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक दूसरे को लड़ेंगे, एक दूसरे को अपने क्या कहते हैं, क्षेत्र एरिया को अपने में कवर करने की कोशिश करेंगे। इनके वजह से तीनों में भाइयों के बीच में आपकी टकराव उत्पन्न हुई। यह कब की घटना है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन तीनों बेटों के बीच को झगड़ा है। राइट फ्रेंड्स, अब इन तीनों बेटों की घटना को हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। राइट फ्रेंड, देखते हैं फर्स्ट देखेंगे हम लोग मुअज्जम के बारे में। राइट फ्रेंड, मुअज्जम ये क्या है, इनका कार्यकाल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 1707 से 1712। राइट फ्रेंड्स, 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसे याद रखिए क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है। शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुअज्जम को शाह आलम के नाम से भी हम लोग जानते थे, जिसे
खफी खाने साहे बेखबर भी कहते थे। ठीक है, साहे बेखबर। राइट फ्रेंड्स, मुअज्जम को मुअज्जम कह लीजिए, शाह आलम कह लीजिए, शाह आलम प्रथम कह लीजिए, या साहे बेखबर, तीनों इन्हीं के नाम थे। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि वह शासकीय कार्यों के प्रति बहुत अधिक लापरवाह था। ठीक है, इसलिए उसे साहे बेखबर कहा जाता था। किस तरह से क्या कानून क्या नियम चल रहे हैं इनकी कोई खबर उनको नहीं होती थी। राइट फ्रेंड्स, इसलिए उसे साहे बेखबर कहा जाता था। वह अपने दो भाइयों की हत्या करने और कम्बक्स को जाजऊ के युद्ध में हराने के बाद 1707 ईस्वी में मुगल राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, वो उनके दो भाई जो थे, इनके अलावा जो एक कम्बक्स थे और एक आजम थे, दोनों भाइयों की इनकी मृत्यु कर दी इन्होंने। ठीक है, और 1707 ईस्वी में क्या कर दिया, ये मुगल राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है, वह अपने शासकीय उत्तराधिकारी का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया और वह यह अंतिम मुगल शासक था। राइट फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि यह मुगल शासक क्या था, अंतिम मुगल शासक था। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? अर्थात कि शाह आलम प्रथम, जिसे शाह खबर कहा जाता था, क्योंकि उनके अंदर राजकीय शासन के प्रति काफी ज्यादा लापरवाही थी और वह अपने दोनों भाइयों को मृत्यु करके अर्थात कि मारकर 1707 में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा और ऐसा कहा जाता है यह इस राजगद्दी का अंतिम शासक था। राइट फ्रेंड, अगर आगे की हम देखें तो इसके लिए और भी पॉइंट है कुछ। ये क्या कहता है, उसने सिखों और मराठा के मधुर संबंध को स्थापित किया, अर्थात कि सिख और मराठा के बीच में संबंध कायम किया। ठीक है, उसने मराठा को दक्कन के सरदेशमुखी वसूलने का आपका क्या दिया, फरमान जारी किया। राइट फ्रेंड्स, कर वसूलने के लिए जो आपका सरदेशमुखी कर होता है उसे वसूलने के लिए किसे दे दिया, दक्कन के क्षेत्र में, स्पेशली बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश कर्नाटका के एरिया है, दक्कन के एरिया, उन एरिया में मराठों को क्या कर दिया, मराठों को कर वसूलने का अर्थात सरदेशमुखी वसूलने का आपका दे दिया, अधिकार दे दिया। लेकिन यह बात जरूर याद रखिएगा कि उसे चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। चौथ का मतलब होता है 1/4, जितना अनाज का उपज होगा उसका 1/4 देता, लेकिन चौथ उसे वसूलने का अधिकार नहीं दिया। राइट फ्रेंड्स, मुअज्जम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों, ठीक है, ये दोनों भाई तो को मार दिए थे, अब एक मुअज्जम बचा था। अब इसके शासनकाल को कौन आगे लेके जाएगा, तो इनके पुत्र। तो इनके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जहांदार शाह, आजम उस शाह, वो सिर्फ आजम था, यहाँ पे आजम उस शाह, रफी उस शाह और जहां शाह के मध्य नए सिरे में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा लड़ाई छिड़ गई। राइट फ्रेंड्स, मुअज्जम की मृत्यु, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो तीनों बेटों में अधिकार बंटने लेने के लिए हो गया। अब तीनों अधिकार मुअज्जम, उसके बाद आजम और कम्बक्स तीनों आपस में लड़ पड़े। लड़ने के फलस्वरूप उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मुअज्जम था, जिनके वजह से वो अपने दोनों भाइयों को मारकर 1707 में राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उन्होंने अपने कार्यकाल में मराठों के साथ, सिखों के साथ अच्छा आपका संबंध बनाने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनके जो बेटे थे 4, ठीक है, जहांदर शाह, आजम उस शाह, रफी उस शाह और जहां शाह, ठीक है, के मध्य क्या हो गया कि उनके बीच में उत्तराधिकारी के लिए कि कौन राजा बनेगा, उनके लिए फिर से लड़ाई छिड़ गई। देखते हैं आगे की घटना, इनके बेटों की घटना के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जहांदार शाह के बारे में। ठीक है, तो इनकी कार्यकाल कब तक रही, हमने देखा वो 1707 से लेकर 1711 तक थे, 1712 तक। अब 1712 से लेकर 1713 तक किसकी कार्यकाल शुरू होने वाली है, जहांदर शाह, जो कि मुअज्जम का पुत्र था। राइट फ्रेंड्स, उसने मुगल दरबार में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान के सहयोग से अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी। देख लीजिए फ्रेंड्स, जिस तरह से उनके पिताजी ने अपने दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी, इसने भी क्या किया, अपनी राजगद्दी के लिए बाकी जो 3 भाई थे उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और इन हत्या में जुल्फिकार खान का सहयोग लिया, जो कि ईरानी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले थे। राइट फ्रेंड्स, याद रखेंगे जहांदर शाह। वह जुल्फिकार खान जो वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, यह क्या था कि जुल्फिकार खान था, वो दिमाग का बहुत तेज था। कहा कि भाई इसको तो कम समझ में आता है, एक काम करो, इसको घपला करके और काम पे अपने खुद ही लग जाओ। राइट फ्रेंड्स, और ये खुद ही वहां पे शासन करता था। ठीक है, और बेचारे जो यहाँ के जहांदर शाह थे वह एक कठपुतली मात्र थे। राइट फ्रेंड, ठीक है, यहीं से शासक निर्माताओं की संकल्पना का उदय हुआ।
अब जब इनके मुगल साम्राज्य के हाथ से कंट्रोल जब ओवरफ्लो होने लगा, ठीक है, तो उस समय से इनकी भी राजनीति खत्म होने की बारी आ गई। ठीक है, तो यही कहता है यहीं से शासक निर्माताओं की संकल्पना का उदय हुआ। वह अपनी प्रेमिका लाल कंवर के भी प्रभाव में था, जो कि मुगल शासन पर नूरजहां के प्रभाव की याद दिलाता है। राइट फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि लाल कंवर इनकी जो लव स्टोरी थी, और दूसरी नंबर चीज जो ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस अपने मंत्री पे कर लिए जुल्फिकार खान पे, जिनके वजह से इनकी जो है अब कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई। और ये 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक कार्यकाल में बने रहे थे। ठीक है, आगे की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है उसने मालवा के जयसिंह को मिर्जा का राजा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसने मालवा के जयसिंह को मिर्जा राजा और मरवार के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। उसने मालवा के जो जय सिंह थे उनको मिर्जा राजा, क्या बना दिएगा फ्रेंड्स, मिर्जा राजा। राइट फ्रेंड्स, मरवार के अजीत सिंह थे, ठीक है, उनको महाराजा की उपाधि दे दी। किन्होंने दे दिया भाई, ये जहांदार शाह ने। उसके द्वारा मराठों के चौथ और सरदेशमुखियों से लेकर अधिकार प्राप्त था। उनके पिताजी क्या थे, सिर्फ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिए थे, लेकिन अब क्या कर दिया, अब उन्हें एक चौथ भी आपका अधिकार मिल गया कि उसे भी वह प्राप्त कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें हम लोग तो कहता है कि प्रदान करने की कदम मुगल शासन के प्रभुत्व को कमजोर बनाने की शुरुआत थी। ठीक है, अधिकार ये मराठों के हाथ में गया तो समझिए कि इनकी सैन्य शासन के लिए अर्थात कि इनके मुगल शासन के लिए खतरा उत्पन्न होने लगा। उसने इजारा पद्धति अर्थात राजस्व, कृषि अनुबंध, कृषि को बढ़ावा दिया और जजिया कर बंद कर दिया। ठीक है, जो जजिया कर लगता था उसे बंद कर दिया और एक नई राजस्व पद्धति शुरू किया, वो था आपका इजारा 1/3 वाला। राइट फ्रेंड्स, वह प्रथम मुगल शासक था जिसकी हत्या सैयद बंधुओं अर्थात कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ठीक है, के द्वारा कैद खाने में ही करी गई थी। ठीक है, ऐसा प्रथम मुगल शासक था जिनकी हत्या सैयद बंधुओं ने करी थी और वो थे आपके अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ठीक है, अर्थात कि समझ सकते हैं कि अब यहां से मुगल साम्राज्य की द हो रही है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? किसी को डाउट है तो बोलिए, अगर डाउट नहीं तो देखते फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। फारूक सियार। राइट फ्रेंड्स, फारूक सियार इनकी जो कार्यकाल रही ये 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, 1707 से हमने स्टार्ट किया था। 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपका उनके पुत्र का था। उसके बाद 1712 से लेकर 1713 तक उनके पौत्र का हो गया। ठीक है, जिसका हमने देखा अभी, कौन थे, जहांगीर शाह का। और उसके बाद 1713 से लेकर 1719 तक का फारूक सियार का समय। राइट फ्रेंड्स, वह शाहिद मजलम के नाम से विख्यात थे। ठीक है, और अमित आजिम उस शाह का पुत्र थे। ठीक है, आजिम उस शाह का पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, आजिम उस शाह की मृत्यु किसने कर दी थी जी, आपका ये जहांगीर शाह आलम ने। लेकिन उनके एक पुत्र था, ठीक है, फारूक सियार, जो जब बड़ा हुआ तो उनको भी कैद खाने में रख के बंद कर दिया, उसका भी हिसाब कर दिया। राइट फ्रेंड्स, वह सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल शासक बना। ठीक है, दो सैयद बंधु अभी ने बताया हमने आपको। ठीक है, इन दोनों की सहायता से क्या बन गए, मुगल शासक बने। निजाम उल मुल्क के नाम से मशहूर चीन कालीज खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, निजाम उल मुल्क, ठीक है, यह आपके मशहूर चिनकलीज खान को दक्कन का गवर्नर बनाया। ठीक है, निजामुल मुल्क को। ठीक है, और निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद को क्या किया, जन्म दिया, अर्थात कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया। निजामुल मुल्क याद रहेगा फ्रेंड्स सबको, निजामुल मुल्क हैदराबाद को बनाया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा क्षेत्र पर सरदेशमुखी और चौथ वसूली के अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। राइट फ्रेंड्स, मराठा क्षेत्र के तो ये तो अधिकार दे दिए थे इनके पिताजी, इनके क्या कहते हैं, बड़े पापा जी दे दिए थे, नादिर शाह ने। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, नादिर शाह नहीं, जहांगीर शाह। राइट फ्रेंड्स,
अब क्या हुआ, लेकिन फिर से अब फारूक सियार अपना नियम कानून में चेंजेज आ रहा है, तो उसके लिए कौन पहुंचे, बालाजी विश्वनाथ मराठा। कहा कि देखिए भाई, आपके चाचा जान ने ऐसा करा था कि हम लोगों को अधिकार दे दिया था कि हम सरदेशमुखी और चौथ वसूल सकते हैं, आपका क्या ख्याल है। अब इन चीजों पर चर्चा हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, उनके बारे में देखेंगे हम लोग। उनका अब एक और है आपका जीता जागता उनका एक चिराग, ठीक है, रफी उद दरजात। ठीक है, रफी उद दिरजात, ये काफी कम समय के लिए रहा, क्योंकि फारूक सियार जो था 1719 तक तो रहा था, और 1719 में ही इनकी उदय हुई और 1719 में इनकी समाप्ति हुई। यह कुछ महीने तक शासन करने वाला मुगल शासकों में से एक था। ठीक है, कुछ महीने तक ही शासन सिर्फ कर पाया था। उसने नुकी सियार के विद्रोह के दौरान आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और खुद को शासक घोषित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या किया, आगरा के एक छोटे से, ठीक है, किले पर अपना क्या किया, कब्जा किया और अपने आप को वहां का क्या कर लिया, शासक घोषित कर दिया। बेचारे उसके बाद उनकी मृत्यु फारूक सियार के द्वारा हो गई, वो बात अलग थी। राइट फ्रेंड्स, देखते आगे की बात। तो आगे क्या था, आगे आगे एक और जन्म हो रहा है इनका, रफी उद दौला। अभी देखा हम लोगों ने रफी उद दौला को, ठीक है, रफी उद दरजात को देखा था हम लोगों ने, अब देखना है रफी उद दौला। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा ये सब। रफी उद दरजात था, और उसी 1719 में ही एक और रफी उद दौला की भी आगमन हुआ। वह शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शाहजहां सेकेंड, शाहजहां कितने फेमस थे सबको पता है। उसने शासनकाल के दौरान ही अभिजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे, और बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि रफी उद दौला के शासनकाल के दौरान ही अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे। ठीक है, और बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। याद होगा आप लोग को, अजीत सिंह की जो बहन थी, उनकी जो पुत्री थी, उनकी शादी जबरदस्ती कर दिया गया था, लेकिन बाद में अजीत सिंह ने 1719 में उसे फिर से वापस लाया और फिर से उसे हिंदू धर्म में तब्दील करने का प्रयास किया। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा। ये आपको ज्यादातर याद इसमें रखने की कोई बात नहीं है। शाहजहां द्वितीय से याद रखना है, रफी उद दौला 1719 का आपके इसके कार्यकाल था। राइट फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट वे में याद रखना है आपको, वन लिनियर वे में, ताकि याद रहे आपको। उसके बाद शुरू होती है मोहम्मद शाह की घटना, जो कि सबसे ज्यादा लंबा माना जाता है, 1719 से लेकर 1748 तक, आखिरी क्षणों में भी लंबी पारी खेलने वाले। राइट फ्रेंड्स, कह रहे उसका नाम रोशन अख्तर था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा, ठीक है, उसका नाम अख्तर था, रोशन अख्तर था, जो कि प्रभावहीन और आराम प्रसाद, ठीक है, आराम पसंद मुगल शासक था। अपनी आराम पसंदगी की प्रवृत्ति के कारण वह रंगीला नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से जाने जाते थे। याद रहेगा फ्रेंड्स, इनकी कार्यकाल कब से कब तक, 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, उनका नाम रोशन अख्तर भी था, ये भी याद रखेंगे। उसके शासनकाल के दौरान ही मराठों के बाजीराव के नेतृत्व में मुगल इतिहास की पहली बार दिल्ली पर धावा बोला। राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही सबसे पहली बार मराठों ने बाजीराव के नेतृत्व में, याद रखिएगा, बाजीराव, पेशवा बाजीराव, ठीक है, उनके नेतृत्व में मुगल इतिहास में पहली बार दिल्ली पर धावा बोला था। ठीक है, अर्थात कि यहीं पे अपना मराठा लोग अपना सर उठाना धीरे धीरे शुरू किए। इसी के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने सादत खां की सहायता से दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। राइट फ्रेंड्स, और इसी शासनकाल में नादिर शाह ने, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह, फारस के थे नादिर शाह, और इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। अब शासन का इसमें दोनों तरफ से आक्रमण हो गया। एक तो हमारे कौन थे, एक तो आपका मराठों का आपका बाजीराव ने किया, और दूसरी तरफ नादिर शाह फारस हुआ, जिनके वजह से क्या हो गया कि करनाल में आपकी लड़ाई हुई। करनाल जो है आपका हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर का इलाका है। राइट फ्रेंड्स, वहां पे इनकी मुगल शासक से आपका नादिर शाह का और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई होती है, और उस कंडीशन में यह मुगल सेना को पराजित कर देते हैं। कौन, नादिर शाह। याद रहेगा सबको, कहां युद्ध हुई थी, करनाल में। क्लियर है फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें आगे। तो यह कहता है आपका अहमद शाह। राइट फ्रेंड्स,
ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, टाइम कम है आपके पास, 1 मंथ है और 1 मंथ में हमें सभी पार्ट को कवर करना है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हमने आपके लिए रखा है, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद अगर ये प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा यूपीएससी के प्री और अदर आपके मेंस वे में भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट फ्रेंड्स। देखते हैं अगले पार्ट को। ये आपका अहमद शाह, ठीक है, 1748 से लेकर 1754 ईस्वी में इनके शासनकाल के दौरान नादिर शाह के पूर्व सेनापति आपके अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 1754 के बीच में अहमद शाह का कार्यकाल रहा, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो आपके नादिर शाह, जो कि अभी दिल्ली पे सल्तनत पे अपना हासिल किए थे, ठीक है, कब्जा किए थे, उनके जो आपके सेनापति थे उन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। इसी के वजीर इमाद उल मुल्क, ठीक है, इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसी के वजीर जो थे इमाद उल मुल्क, ठीक है, उसने अहमद शाह को उनके आपका पद से अपदस्थ करके, ठीक है, आलमगीर द्वितीय को नया शासक नियुक्त कर दिया था। समझ सकते हैं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आया अहमद शाह के 1748 से 1754 के बीच के घटना में, राइट फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो अब आता है आलमगीर द्वितीय की। यहां पर देखा हम लोगों ने क्या कि आलमगीर द्वितीय शासन पे बैठ गए, इमादुल आपका जो आपका अहमद शाह इनको हटा दिया गया, किसके द्वारा, इमादुल मुल्क द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आलमगीर द्वितीय की घटना, ठीक है। आलमगीर द्वितीय घटना की बात करें तो यह 1754 से 1759 अर्थात कि 5 साल का इनका कार्यकाल था, ठीक है। वह अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता है। इसी के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, याद होगा फ्रेंड्स, शासन का इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध भी हुआ था। अब देखिए इसी के वजीर जो इमाद उल मुल्क थे के द्वारा शासन से अपदस्थ कर शाह आलम द्वितीय को नया शासक नियुक्त कर दिया गया। अब फिर क्या क्या यहाँ पे गेम खेला इमाद उल मुल्क, ठीक है, इसने फिर अब एक और अपना वजीर बदला, एक और शासक बदला और इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से अपदस्थ कर दिया, किसको, आलमगीर द्वितीय को, ठीक है, और नया किसे बना दिया गया, शाह आलम द्वितीय को नया शासक के रूप में नियुक्त किया गया, राइट फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखिए अहमद शाह को हटा के आलमगीर द्वितीय बना दिया गया, यहाँ पे आलमगीर द्वितीय को हटाकर शाह आलम द्वितीय को इसका कार्यकाल दे दिया। अब देखिए शाह आलम द्वितीय इनकी आपका जो कार्यकाल है यह 1759 से लेकर 1806 तक है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब तक है आपका, ये 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, ठीक है। यह आपका अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध है, अली गौहर, ठीक है। मुगल शासक की बक्सर के युद्ध में हार हुई थी, ये सबको पता है, 1764 में जो हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद आपका 1764 में, यह प्लासी के युद्ध 1857 के आसपास में हुआ था, 57 में हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उनमें क्या हो गई, इनकी मुगल शासक की आपका बक्सर युद्ध में हार हो गई। इसी के शासन काल के दौरान पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, भी हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल दरबारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी उत्तराधिकारी अंग्रेजों को दे दिए, जिन्हें 1772 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया के सहयोग से पुनः मुगलों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बक्सर के युद्ध में आपका यह शाह आलम द्वितीय जो थे उनकी हार हो गई बक्सर के युद्ध में, ठीक है, और अंग्रेजों की जीत हो गई। तो उस दौरान एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इस संधि में कहा गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है, ठीक है, 2 तरह के आपके अधिकार होते थे, सबको पता है, ठीक है। मैंने पॉलिटी में आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि एक तो था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कि आपका क्या कहते हैं कंपनी के कार्यों को देखने वाला था, और एक था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पूरे कंट्री के अंदर आपकी कानून व्यवस्था को देखता था। तो कह रहा है कि दीवानी अधिकार जो था ये क्या कर दिया गया, इसके तहत बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो थे अंग्रेजों को दे दिए गए,
ठीक है, जिन्हें फिर से 1772 में वापस किसके द्वारा लिया गया, महाजी सिंधिया के सहयोग से शाह आलम द्वितीय ने फिर से वापस ले लिया। जो अधिकार 1764 में चला गया था वह 1772 में फिर से वापस भी आ गया। वह प्रथम मुगल शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन याफ्ता था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पेंशन प्राप्त होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से यहाँ पे जब शाह आलम द्वितीय को बाद में जब पेंशन देना बंद कर दिया गया उनके उत्तराधिकारी को, तो उस कंडीशन में 1857 की युद्ध छिड़ी हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी चीजें, हालांकि इनके बारे में हमने चर्चा आपको 1857 की क्रांति में काफी विस्तार से करी है, आप देख सकते हैं उसे भी। आगे की बात करें तो फ्रेंड कहता है कि अकबर द्वितीय आपका 1806 से 1837 तक रहे। ठीक है, वह अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह थे और इनके शासनकाल में मुगल सत्ता लाल किले तक सिमट कर रह गई। राइट फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय जिनका कार्यकाल 1806 से 1837 तक अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। इसे याद रखिएगा, इसके शासनकाल में मुगल सत्ता लाल किले तक सिमट कर रह गई, अर्थात कि उनकी सत्ता आपका स्पेशली लाल किले तक ही रह गई थी। आगे की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहता है बहादुर शाह द्वितीय। राइट फ्रेंड्स, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 ईस्वी तक। राइट फ्रेंड्स, अब अकबर द्वितीय और राजपूत, इनका कार्यकाल मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रेंड्स। इनकी कार्यकाल है 1837 से लेकर 1862 तक। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको। वह अकबर द्वितीय और थोड़ा सा क्योंकि कट गया ऊपर से, अकबर द्वितीय और राजपूत राजकुमारी लालबाई का पुत्र एवं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, अकबर द्वितीय जो था राजपूत राजकुमारी लालबाई का पुत्र था। ठीक है, और क्या था, एवं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक भी था। इसके शासनकाल के दौरान 1857 की क्रांति हुई और इसी के बाद इसे बंदी के रूप में रगन निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, आपके 1857 की क्रांति हुई थी और उसी के बाद इससे बंदी के रूप में आपका रंगून निर्वासित कर दिया गया था, रंगून जेल भेज दिया गया। ठीक है, जहां पर इनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। राइट फ्रेंड्स, वह जफर उपनाम से बेहतरीन उर्दू शायरी लिखा करते थे। ठीक है, जफर उपनाम, उनका उपनाम उसमें रखा था इन्होंने जफर। ठीक है, और वह उर्दू शायरी लिखा करते थे। ठीक है, यह घटना मैंने आपको 1857 की क्रांति में काफी विस्तार से बताया था कि जब क्रांति छिड़ी हुई थी लखनऊ में, तो लखनऊ पे आपका जेल में हमला करने के बाद सभी लोग दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली लाल किला में शाह आलम को, पूरे देश का आपका शाह आलम को सम्राट की घोषणा करते हैं, जिनके वजह से शाह आलम उनके संपर्क में आते हैं और जिनके बाद अंग्रेजों की नजर शाह आलम पे पड़ती है, शाह आलम द्वितीय पे पड़ती है, इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय पे पड़ती है और ये घटना का अलग रूप लेते हैं और लास्ट में इनको रंगून के जेल में भेज दिया जाता है, जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें तो अब देख लीजिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के भी कुछ कारण थे। ठीक है, अगर मुगल साम्राज्य की पतन हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या था, तो पहला रीजन था फ्रेंड्स साम्राज्य का बृहद विस्तार। इतने विस्तृत साम्राज्य पर सहकारी संघवाद के बिना शासन करना आसान नहीं था। कहीं भी जब बड़ा साम्राज्य हो तो जनता का सहयोग जरूरी है, आप उस पर डिक्टेटरशिप के माध्यम से कभी भी बड़े रूप में नहीं कर सकते, वहां पे संघीय बनाना पड़ेगा, सरकार संघवाद को आपको बनाना पड़ेगा। अतः मुगल साम्राज्य अपने आंतरिक कारणों से ही डूबने लगा। राइट फ्रेंड्स, दूसरा नंबर चीज कहता है कि केंद्रीकृत प्रशासन, इसने बृहद साम्राज्य को विकेंद्रीकरण और विभिन्न शासकीय इकाइयों के आपसी सहयोग के आधार पर ही शासित किया जा सकता था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो कहता है इतने बृहद साम्राज्य को विकेंद्रीकरण और विभिन्न शासकीय इकाई को आपसी सहयोग के आधार पर ही शासन किया जा सकता था। हमने बताया कि जनता के अलावा जो शासन की इकाई है वो भी विकेंद्रीकृत होना चाहिए, सभी को छोटे छोटे स्तर पर अधिकार दे दे तो बड़े रूप में हम शासन कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर केंद्रीकरण फॉर्म में कहे कि हम सब पे अधिकार कर लेंगे तो बड़े साम्राज्य के लिए पॉसिबल नहीं होता है।
उसके बाद आपका तीसरा कहता है कि औरंगजेब की नीतियां। ठीक है, औरंगजेब क्या था, उनकी नीति क्या थी, उसकी धार्मिक नीति, राजपूत नीति और दक्कन नीति ने असंतोष को जन्म दिया। धार्मिक नीति कि वह सिर्फ मुस्लिम धर्म को बढ़ाना चाहते थे। राजपूत नीति, वह राजपूत की लड़कियों से शादी करना चाहते थे। दक्कन नीति की वहां पे जो आपका कर था वह चौथ सिले का अधिकार खुद से लेना चाहते थे, वह उनको नहीं देना चाहते थे। क्या नाम है, आपको मराठों को संपर्क नहीं रखना चाहते थे। और आपका जो कर था वो भी उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था, जमींदारों के बीच से भी आपका तालमेल नहीं बैठ रहा था। ये सभी आपके औरंगजेब की जो नीति थी, जो कि उनके पतन का एक बड़ा कारण था। ठीक है, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या पतन के कारण थे दो, वो भी देख लीजिए। उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध सबसे बड़ी समस्या रही है मुगल साम्राज्य की। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने मुगल साम्राज्य प्रशासनिक इकाई पे दरार पैदा कर दिया। पहले औरंगजेब के 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र में झगड़ा हो गया। फिर उनके निजाम का आपका जो पुत्र था आपका 4, उसमें से झगड़ा हो गया, तो एक पुत्र ने तीनों पुत्र की हत्या कर दी। तो इस तरह से उत्तराधिकारी को लेकर जो केसेस हुए, यह आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। उसके बाद क्या, उच्च वर्ग की कमजोरी। ठीक है, मुगल उच्च वर्ग मुगलों के प्रति अपने वफादारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्धों के कारण उनकी वफादारी बट गई। अब उनमें क्या था कि उच्च वर्ग के, ठीक है, मुगलों के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, यानी उच्च वर्ग के जितने लोग थे उनको थोड़ा सा वो प्रिफरेंस देते थे। लेकिन जब आपसी लड़ाई इन लोगों में उत्तराधिकारी की हुई तो ये प्रिफरेंस धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, जिनके वजह से मराठा और अन्य लोग भी अपना सर उठाना शुरू कर दिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ओवरऑल सबको क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल निष्कर्ष की अगर बात करें इस ओवरऑल पॉइंट में, तो क्या निकलता है हमारा, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर हो गया, जिसमें जल्दी जल्दी होने वाले सत्ता परिवर्तन और उत्तराधिकारी के युद्धों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट फ्रेंड्स, ओवरऑल ये निकलता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी शासनकाल की व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाई, जिनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, आशा है सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे, शिवाजी के बारे में। राइट फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया है कि उससे पहले आपका खत्म हो जाएगा बीपीएससी एग्जाम से पहले, तो आप यकीन मानिए कि सभी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल शॉर्ट वे से हम पूरी आपकी आधुनिक भारत के इतिहास को हम आपके लिए रखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा सबको सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।